गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो पिछले यूनिट में हम लोगों ने क्या किया था कि पिछली बार हमने ये 10th की एनसीईआरटी का जो चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है, हिस्ट्री की, पिछला हमने किया था राइज ऑफ नेशनलिज्म, हमने यूरोप में पढ़ा था। अब राइज ऑफ नेशनलिज्म हम इंडिया में पढ़ेंगे, ठीक है, कैसे मॉडर्न नेशनलिज्म जो है यूरोप में आया और वो एसोसिएटेड जिसके साथ क्या है, जिसके साथ क्या जुड़ा होता है, नेशन स्टेट्स। इट ऑल्सो मेंट कि जो चेंजेस थे पीपल्स की, वो अंडरस्टैंड हु दे वर एंड व्हाट डिफाइंड देयर आइडेंटिटी। वो क्या है, क्या उनकी आइडेंटिटी डिफाइन करता है, वो सेंस ऑफ बिलोंगिंग जो है, नए सिंबल, आइकन, नए सॉन्ग, नए आइडिया, नए लिंक जो फॉर्मेट हुए विद द जो नई नेशन स्टेट्स बनी ना, उसके साथ साथ अब क्या हुआ, जो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो थी जहाँ नेशनल आइडेंटिटी जो थी वो एक लॉन्ग प्रोसेस था। होएवर डिड दिस कॉन्शियस एमर्ज इन इंडिया, ये इंडिया में आया, यस, इंडिया में भी एज मेनी अदर कॉलोनीज में जैसे हुआ। जो ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म है ना, ये इंटीमेटली जो है कनेक्टेड है क्या, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट के साथ। जैसे कि बहुत सारी जगहों पे जैसे हुआ, वैसा ही था कि जो नेशनल मूवमेंट था वो कहीं ना कहीं जो है क्लोजली रिलेटेड था एक एंटी कॉलोनियल मूवमेंट के साथ, कि ये यहाँ से यहाँ से निकलेंगे तभी हम फ्रीडम हो सकती है। मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी टू, मतलब दे आर द प्रिजन, हम इससे निकलेंगे तो हम आज़ाद होंगे, ठीक है। अब देखो, पीपल जो थे ना वो डिस्कवर करने लगे यूनिटी प्रोसेस अपनी, जब स्ट्रगल कर रहे थे कॉलोनियलिज्म के खिलाफ अगेंस्ट, तो वो डिस्कवर करने लगे देयर यूनिटी इन द प्रोग्रेस। ये सेंस ऑफ बीइंग कि हम ओप्रेस्ड, हम जो है कॉलोनियलिज्म के अंडर ओप्रेस्ड है, जो प्रोवाइडेड के एक शेयर बॉन्ड, जो टाई, जो डिफरेंट जो ग्रुप थे वो टुगेदर जब आए ना, बट ईच क्लासेस और ग्रुप को ये लगा कि कॉलोनियलिज्म जो है हमें डिफरेंटली जो है इम्पैक्ट तो कर रहा है। तो एक सिंगल एनिमी दिखा ना, वो उनके एक्सपीरियंसेस डिफरेंट थे, देयर नोशन ऑफ फ्रीडम वो भी ऑलवेज सेम नहीं था, अलग अलग था। द कांग्रेस जो अंडर महात्मा गांधी है, उन्होंने क्या किया, ये डिफरेंट ग्रुप्स को जो है ना मर्ज टुगेदर किया विद इन एक मूवमेंट के अंदर। बट जो यूनिटी थी ना वो इमर्ज नहीं हुई, डिड नॉट इमर्ज विदाउट कॉन्फ्लिक्ट। बिना लड़ाई झगड़े के ये यूनिटी नहीं आई, बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्ट्रडिक्शंस के, बिना प्रॉब्लम्स के ये पीपल यूनाइट नहीं हुए। हमने अर्ली टेक्स्ट बुक्स में पढ़ा है कि ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इंडिया में कैसे हुआ फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी में। इस चैप्टर में हम लोग जो है स्टोरी कहाँ से शुरू करेंगे, 1920 के बाद, और स्टडी करेंगे कैसे नॉन कोऑपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चला। हम एक्सप्लोर करेंगे कैसे कांग्रेस जो थी उसने डेवलप किया नेशनल मूवमेंट, है ना, सो टू डेवलप हाउ, कैसे डिफरेंट जो सोशल ग्रुप्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया मूवमेंट में, हाउ जो नेशनलिज्म ने कैप्चर किया जो इमेजिनेशन है पीपल का, ठीक है। ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। अब देखो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ और फिर खिलाफत मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन, ये तीन चीज़ें हम पढ़ते क्रोनोलॉजिकल। देखो 1919 के बाद क्या हुआ, जब वही हमें नेशनल मूवमेंट जो है दिखी स्प्रेड होती हुई नए एरियाज़ में, नई सोशल ग्रुप्स जो है मूवमेंट के अंदर आए, डेवलप हुए नए तरीके स्ट्रगल के। अब ये सारी अंडरस्टैंड करने के लिए डेवलपमेंट्स ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वट इम्प्लीकेशन डिड दे हैव, और उनके क्या इम्पैक्ट थे, क्या इम्प्लीकेशंस थी, वो हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल, जब जो वॉर है उसने क्रिएट कर दिए नए इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन इंडिया में, ठीक है। ये डिफेंस का खर्चा बहुत है, ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर। जो फाइनेंस कहाँ से हो रहा था, वॉर बाय वॉर लोन्स जो कहाँ से पूरे हो रहे थे, टैक्सेशन से इंक्रीज करके, कस्टम ड्यूटीज बढ़ाकर, इनकम टैक्स जैसी चीज़ें इंट्रोड्यूस की गई, कहाँ पे, कॉलोनीज में। अब क्या हुआ, थ्रू द जो वॉर ईयर्स थे ना, जो प्राइजेस इंक्रीज हो गए, तो डबल बिटवीन 1913 और 18 में, और यहाँ पे एक्सट्रीम हार्डशिप हो गई लोकल पीपल के लिए, कॉमन लोगों के लिए, सर्वाइवल के लिए। विलेजेस से जो है सप्लाई लोगों के सोल्जर्स की मंगाई गई, फोर्स रिक्रूटमेंट, ज़बरदस्ती उनके रिक्रूट किया गया है। अब क्या हुआ, ये सारी चीज़ें हो रही हैं रूरल एरियाज़ में, इससे जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा फैल गया लोगों के बीच में, क्योंकि भाई ज़बरदस्ती रिक्रूट कर रहे हो फौज में, वॉर के टाइम पे सोल्जर्स की सप्लाई करवा रहे हो, फूड सप्लाई जो है ज़बरदस्ती ले रहे हो। तो 1819 से जो 1920 और 21 में जो क्रॉप फेलियर हुआ इंडिया में फिर बहुत सारे पार्ट्स में, और यहाँ पे क्या हुआ, उससे जो है शॉर्टेज ऑफ हो गया फूड। अब इसके साथ जो है ना इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक भी आ गया। अकॉर्डिंग टू 1921 की समझिए 12 से 13 मिलियन लोग जो हैं वो पेरिस्ट, मतलब गायब हो गए, फेमिनाइन और एपिडेमिक की वजह से मर गए, ख़त्म हो गए। तो पीपल होप दैट ये हार्डशिप, लोगों के लगा कि ये जो मुसीबतें हैं, ये जो सख्त दिन हैं, ये हार्डशिप्स हैं, वो ख़त्म हो जाएंगी जैसे ही वॉर ख़त्म हो गई। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एट दिस स्टेज जो नए लीडर्स अपेयर हुए और सजेस्ट किए, उन्होंने नए मूड स्ट्रगल के,
जब ये हार्डशिप नहीं ख़त्म हुई तो उन्हें नए तरीके निकाले कि ब्रिटिश कॉलोनियल रजीम के अगेंस्ट हम कैसे सड़कें। आइडिया ऑफ सत्याग्रह, जैसे महात्मा गांधी जब इंडिया में आए 1915 में, एज़ यू नो, जो क्योंकि साउथ अफ्रीका में जहाँ उन्होंने सक्सेसफुली जो है रेसिस रजीम्स के खिलाफ लड़ा था विद नोवल मेथड, जैसे मास एजिटेशन करके, विच ही जिसे वो सत्याग्रह कहते थे ना। तो आइडिया जो सत्याग्रह का है ये एम्फसाइज करता है किस में, पावर, सच्चाई की मतलब जीत, पावर ऑफ ट्रूथ, और नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ, और ज़रूरत क्यों है हमें सच को ढूंढने की। सत्याग्रह एक्चुअली ये सजेस्ट करता है दैट इफ़ द काज जो है वॉज ट्रू, अगर तुम्हारा मकसद सही है ना, अगर तुम्हारा मकसद सही है, इफ़ द स्ट्रगल वाज, अगर स्ट्रगल तुम्हारी नाइंसाफ़ी के खिलाफ, इनजस्टिस के खिलाफ है, जो ज़बरदस्ती तुम्हें फोर्स किया जा रहा है, नॉट नेसेसरी टू फाइट द ऑपरेसर, तो देन फिजिकल फोर्स जो है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें, जो है जो जुल्म करने वाला है उसके खिलाफ लड़ने के लिए। विदाउट सीकिंग वेंजेंस, मतलब वेंजेंस क्या होता है, बिना बदले की भावना से, बदले की भावना से जो है, या फिर गुस्से में एग्रेसिव होने से, है ना, एक सत्याग्रह ही तुम्हें ये बैटल जिता सकता है। थ्रू क्या, नॉन वॉयलेंस, अहिंसा, हिंसा नहीं अहिंसा से। सो दिस कुड बी डन बाई, लोगों को अपील किया गया कि उन कॉन्शियस, अपनी जो कॉन्शियस ऑफ ऑपरेसर है, जो पीपल को इंक्लूड किया गया, इंक्लूडिंग द ऑपरेसर्स, मतलब लोग जो है इंक्लूडिंग ऑपरेसर जो जुल्म कर रहे हैं, हैड टू बी परस्यूडेड टू सी द ट्रूथ, सच्चाई देखने पर उन्हें मजबूर करना है, इंस्टेड कि उन्हें फोर्स किया जाए एक सच्चाई मानने पर, सच्चाई मानने पर फोर्स किया जाए, सच्चाई दिखाने पर मजबूर किया जाए, थ्रू द यूज़ ऑफ, तो वॉयलेंस के यूज़ से जो फोर्स करके सच्चाई नहीं। लेकिन इस स्ट्रगल में ना ट्रुथ जो है वो अल्टीमेटली जो है जीतेगा। महात्मा गांधी ये बिलीव करते थे कि जो धर्म है, जो नॉन वॉयलेंस का है, वही यूनाइट कर सकता है हिंदुस्तान के सारे लोगों को। देखो, आफ्टर अराइविंग इन इंडिया जो है महात्मा गांधी ने जो है सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज किया था सत्याग्रह मूवमेंट बहुत सारी प्लेसेस में। 1917 में वो चंपारण में, बिहार में गए, वहाँ के पीजेंट्स को इंस्पायर किया, स्ट्रगल किया जो ऑप्रेसिव प्लांटेशन सिस्टम था। फिर 1917 में जो है उन्होंने ऑर्गेनाइज किया सत्याग्रह सपोर्ट करने के, जो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के गुजरात के पीजेंट्स थे, जो क्रॉप फेलियर्स की वजह से, जो प्लेग एपिडेमिक की वजह से वो टैक्स नहीं पे कर पा रहे थे, उनके लिए। और पीजेंट्स ऑफ खेड़ा जो है वो टैक्स रेवेन्यू नहीं पे कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे जो रेवेन्यू कलेक्शन जो है टू बी रिलैक्स्ड, कम किया जाए। फिर 1918 में जो है महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के वहाँ उन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट कॉटन मिल वर्कर्स के लिए ऑर्गेनाइज की। तो ही ट्रैवल अक्रॉस द वर्ल्ड एंड फॉट फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल। In that way, the people began to see him as a father figure, as a figure that as a person who could lead him against this colonial regime. Okay, he won the trust of people through these kinds of works, through genuine ideas. अब then the Rowlatt Act came. अब रॉवलेट एक्ट जो इतनी सारी सक्सेस के बाद ना गांधी जी ने 1919 में डिसाइड किया कि वो नेशन वाइड, पूरे नेशन में जो है सत्याग्रह लॉन्च करेंगे, जो प्रपोज्ड रॉवलेट एक्ट है उसके खिलाफ। अब ये एक्ट ना ये पास किया था बहुत जल्दी में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने, डिस्पाइट इस पर बहुत सारा अपोजिशन था इंडियन मेंबर्स का। अब ये जो है ये गवर्नमेंट को इनॉर्मस पावर दे रहा था कि वो रिप्रेस कर सकते हैं किसी तरह की भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को, जो है ज़बरदस्ती दबा सकते हैं और डिटेंशन में ला सकते हैं, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को कैद कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं बिना किसी ट्रायल के 2 साल तक के लिए। महात्मा गांधी जो है वो चाहते कि एक नॉन वायलेंट, एक सिविल डिसोबीडियंस हो, इसके खिलाफ, ये अनजस्ट लॉ के खिलाफ। ठीक है, विच वुड स्टार्ट विद बाटल ऑन 6 अप्रैल। अब जो है रैलीज ऑर्गेनाइज की गई बहुत सारी वेरियस सिटीज़ में। ठीक है, वर्कर्स जो है वो वेंट ऑन स्ट्राइक इन रेलवे वर्कशॉप्स एंड शॉप्स वेर क्लोज्ड। इस तरीके से अलार्म्ड, जो पॉपुलर अपराइज और स्केयर दैट द लाइन ऑफ जो कम्युनिकेशन है सच एज रेलवे एंड टेलीग्राफ वुड बी डिसरप्टेड। तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने ये डिसाइड किया कि हम क्लैंप डाउन करेंगे कि इसको, जो नेशनलिस्ट, जो पॉपुलर नेशनलिस्ट है ना, तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने डिसाइड किया कि वो जो लोकल लीडर है उन्हें उठाया गया फ्रॉम अमृतसर, एंड महात्मा गांधी जो है वो उन्हें दिल्ली में घुसने से भी मना कर दिया गया। ठीक है, अप्रैल 10 में क्या हुआ, जो पुलिस थी अमृतसर में उन्होंने फायर किया एक पीसफुल प्रोसेशन पे जो प्रोवोक कर रहे थे, प्रोवोकिंग वाइड स्प्रेड अटैक ऑन बैंक्स, पोस्ट ऑफिस और रेलवे स्टेशन है। और मार्शल लॉ जो है जनरल डायर ने जो है अंडर द जनरल डायर कमांड जो है मार्शल लॉ इम्पोज किया हुआ था, किसमें, पंजाब में। अब देखो अप्रैल 13 को क्या होता है, अप्रैल 13 को क्या होता है, जो इन फेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट्स जो है टेक प्लेस करता है।
ऑन दैट डे जो लार्ज क्राउड जो है ना, वो एक इनक्लोज्ड, एक बंद ग्राउंड के अंदर ना जलियांवाला बाग में लोहड़ी की जो है फेस्टिवल, बैसाखी की शायद है ना, बैसाखी की फेस्टिवल प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, नए रेप्रेसिव जो कानून है उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही थी, लेकिन पीसफुली, है ना। लेकिन वहाँ लगा हुआ था मार्शल लॉ, पीपल गैदरिंग जो है वो अलाउड नहीं थी। अदर हैड टू कम एंड अटेंड, जो एनुअल बैसाखी फेयर थे वो भी अटेंड करने हुए थे। बिसाइड आउटसाइड द सिटी बहुत सारी विलेजेस जो थी वो अनअवेयर थी, लोगों को मार्शल लॉ के बारे में एक्चुअली पता ही नहीं था कि वो इम्पोज हुआ है। और डायर इस एरिया में एंटर होता है, ब्लॉक करता है एग्जिट को, और पॉइंट और ओपन कर देता फायर क्राउड पे, जो हंड्रेड्स ऑफ लोग यहाँ मरते हैं। उसका ऑब्जेक्टिव जो है, जो उसने बाद में बताया, वो क्लियर था कि मुझे एक मोरल इफेक्ट क्रिएट करना है, ये क्रिएट इन द माइंड ऑफ सत्याग्रह, एक टेरर और आव की, मतलब एक डर की ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करनी है माइंड में। जैसे ये न्यूज़ जो जलियांवाला बाग स्प्रेड हुआ ना, न्यूज़ जलियांवाला बाग की, तो क्राउड जो थी टुक द स्ट्रीट्स, और बहुत सारे नॉर्थ इंडियन टाउन्स में स्ट्राइक्स और क्लैशेस होने लगे, पुलिस के साथ, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे अटैक होगा, सडनली इट टर्न टू दी वायलेंट केस, है ना। तो गवर्नमेंट ने ब्रूटली रिप्रेशन किया और सीकिंग टू ह्यूमिलेट, और इन लोगों को डराने के लिए सत्याग्रह जो फोर्स हो गई टू रब द नोज ऑन द ग्राउंड। सत्याग्रह को फोर्स किया गया कि वो अपनी नाक जमीन पे रगड़े और क्रॉल करें ऑन द सिटी, और डू सलाम, सल्यूट करें साहब्स को। और पीपल जो है फ्लॉक्ड एंड विलेजेस, जो ग्राउंड अराउंड जो गुजरांवाला पंजाब है नाव पाकिस्तान में, वहाँ बॉम्ब डाले गए। सीइंग अब ये इतनी वायलेंस स्प्रेड हुई, तो महात्मा गांधी ने क्या किया, इसको मूवमेंट को ऑफ कर दिया, ठीक है। बिकॉज क्योंकि वायलेंस एट द एंड जो है बेनिफिट जो है किसको करती, ब्रिटिश को। अब क्या हुआ, जैसे ही वो वाइल द रॉवलेट, जो रॉवलेट सत्याग्रह है वो हैज़ बीन वाइड स्प्रेड मूवमेंट, और इट वाज स्टिल लिमिटेड, मोस्टली सिटीज़ में ही थी और टाउन्स में थी। महात्मा गांधी को लगा कि, महात्मा गांधी नाउ फेल्ट कि नीड द टू लॉन्च मोर ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट इन इंडिया, बट देयर वाज नो सच मूवमेंट शुड बी ऑर्गेनाइज विदाउट ब्रिंगिंग हिंदू एंड मुस्लिम्स टुगेदर। अब जो है ये पहली तो सिर्फ सिटीज़ और लार्जली जो है टाउन्स में जो है रह गई। अब महात्मा गांधी को लगा एक नई मूवमेंट लॉन्च करनी चाहिए, ठीक है। लेकिन जो है क्या था कि उसे ये लगा कि नई मूवमेंट लॉन्च करने से पहले जो क्या है, मुस्लिम्स प्लस हिंदूज़ को जो है यूनाइट करना पड़ेगा। और ये उनको सिर्फ महात्मा गांधी जी को सिर्फ एक चीज़ में दिखा कि खिलाफत इशू पे जो है मुस्लिम विल कम, ठीक है। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो है एंड जो था, जब टर्की जो है, ओटोमन टर्की जो है, उसके जो रूलर्स को है, रूमर्स ये थी कि उसके रूलर्स के साथ बड़ी हार्श जो है पीस ट्रीटी जो है साइन की गई है, और ओटोमन जो स्पिरिचुअल लीडर था इस्लाम वर्ल्ड का, जो खलीफा था, उसको रिमूव कर दिया गया। अब टू डिफेंड द खलीफा की जो टेम्परल पावर थी, जो खिलाफत कमेटी है वो बम्बे में बनी 1919 में, जो यंग जनरेशन के मुस्लिम लीडर थे जैसे मोहम्मद अली और शौकत अली, वो डिस्कस करने लगे महात्मा गांधी के साथ कि पॉसिबिलिटी जिससे हम मासेस को यूनाइट कर सकते हैं इस इशू पे। अब गांधी जी को इसमें अपॉर्चुनिटी दिखी कि मुस्लिम्स को भी हम अंडर द अम्ब्रेला लाएं, जो यूनिफाइड जो नेशनल मूवमेंट है। और इस टाइम पे कलकत्ता सेशन ऑफ कांग्रेस में जब सितंबर 1920 में उन्होंने कन्विंस किया दूसरे लीडर को कि एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट की जाए, किसके सपोर्ट में, खिलाफत के में एज वेल एज स्वराज के लिए। अब क्यों नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से, देखो उनकी अपनी एक फेमस बुक्स है हिंद स्वराज, जो महात्मा गांधी जी ने डिक्लेयर किया है कि ब्रिटिश रूल जो इस्टेब्लिश हुआ है इंडिया में वो कोऑपरेशन ऑफ इंडियन से हुआ है, और इतनी देर जो सर्वाइव हुआ है वो इंडियन लोगों की कोऑपरेशन से हुआ है, इतना बड़ा एम्पायर जो है। अगर इंडियन जो है और कोऑपरेट करने से मना कर दे, अगर इंडियन और इनको सपोर्ट करने से मना कर दे, तो ब्रिटिश रूल जो है इंडिया में कोलैप्स हो जाएगा कुछ सालों में, और स्वराज जो है आ जाएगा। अब कैसे नॉन कोऑपरेशन एक मूवमेंट बन सकते हैं, तो गांधी जी ने प्रपोज किया कि मूवमेंट जो है अनफोल्ड होगी स्टेजेस में। पहले जो है लोग सरेंडर करेंगे टाइटल्स, गवर्नमेंट अवार्ड्स को, और बॉयकॉट करेंगे सिविल सर्विसेज को, आर्मी को, पुलिस को, कोर्ट को, लेजिस्लेटिव काउंसिल को, स्कूल्स को, फॉरेन गुड्स को। देन इन केस द गवर्नमेंट अगर रिप्रेशन करती है, एक फुल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कैंपेन चलाई जाएगी, जो थ्रू द समर ऑफ 1920 महात्मा गांधी और शौकत अली ने जो है एक्सटेंसिवली टूर किया कंट्री का, और मोबिलाइज की पॉपुलर सपोर्ट इस मूवमेंट के लिए, ठीक है। और मेनी विद इन द कांग्रेस वेयर होएवर कंसर्न्ड के अबाउट द प्रपोजल, बहुत सारों को रिलेक्टेंट थे कि वो हम काउंसिल इलेक्शंस को बाइकआउट क्यों करें जो शेड्यूल थे नवंबर 1920 को। उन्हें ये डर था कि ये मूवमेंट जो है कहीं पॉपुलर वायलेंस ना हो जाए। तो सितंबर और बिटवीन सितंबर और दिसंबर क्या हुआ, एक इंटेंस टसल कांग्रेस के अंदर ही चल रही थी कि वाइल देयर वाज कोई मीटिंग पॉइंट नहीं था कि सपोर्टर्स के बीच में और ओपोनेंट्स के बीच में इस मूवमेंट को लेके। फाइनली कांग्रेस सेशन जो नागपुर का हुआ 1920 में, एक कॉम्प्रोमाइज़ वर्कआउट किया गया, जो नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम वाज अडॉप्टेड। जब नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम, अब कैसे मूवमेंट अनफोल्ड होगी, हु पार्टिसिपेटेड इन इट,
कौन से सोशल ग्रुप्स जो वो कंसीव कर रहे थे आइडिया ऑफ नॉन कोऑपरेशन को, उसके बारे में देखते हैं। देखो डिफरेंट स्टैंड थे जो है विद इन द मूवमेंट। कैसे डिफरेंट स्टैंड? जो नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट 1921 में चालू हुई, जो वेरियस सोशल ग्रुप जो पार्टिसिपेट कर रहे थे मूवमेंट में, ईच ऑफ इट्स ओन, उनके अपने अपने एम थे और सब ने रिस्पॉन्ड किया। जो स्वराज का जो आइडिया था उसके लिए सब ने रिस्पॉन्ड किया, बट जो टर्म थी मेंट, ये स्वराज का मीनिंग जो है ना वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग था। कोई स्वराज को जो है कंप्लीट इंडिपेंडेंस मांग रहा था, कोई स्वराज को जो है अंडर ब्रिटिश रूल एक अपने आप को एक डोमेनियन, एक सेपरेटेड डोमेनियन जो है, कोई स्वराज को कुछ मान। तो मूवमेंट देखो, मूवमेंट टाउन्स में स्टार्ट हो गई। अब मूवमेंट स्टार्ट हुई, जो मिडिल क्लास लोगों ने पार्टिसिपेट किया सिटीज़ में, 1000 जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कॉलेजेस जो गवर्नमेंट के द्वारा, स्कूल्स कॉलेजेस जो हेडमास्टर्स टीचर्स जो उन्होंने रिज़ाइन कर दिए, जो गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किए जा रहे हैं। लॉयर्स ने अपनी लीगल प्रैक्टिस छोड़ दी, काउंसिल इलेक्शंस जो है वो बॉयकॉट कर दिए मोस्ट ऑफ द प्रोविंसेस में, एक्सेप्ट जो मद्रास है, जहाँ जस्टिस पार्टी जो नॉन ब्राह्मण्स की थी, उन्हें लगा कि हमें काउंसिल में इंटर होकर एक ही वजह है, इसी से हम पावर गेन कर सकते हैं, जो यूजुअल होगी ओनली, जो आज तक जो है ब्राह्मण्स के सिर्फ हाथ में थी, तो हम नाम ब्राह्मण्स इसी तरीके से अपनी पावर को एक्सेस कर सकते हैं सिर्फ मद्रास में। अब अफेक्ट नॉन कॉपरेशन का इकोनॉमिक फ्रंट पे ज़्यादा ड्रामेटिक था। फॉरगन्स गुड्स जो लिकर जो शॉप है वो पिकट की गई। अब क्या हुआ, फॉरगन क्लोथ्स को जला दिया गया ह्यूज बोन फायर्स में। जो इंपोर्टेड फॉरगन क्लोथ्स थे वो हाल्फ आधे हो गए थे 1921 में। जो वैल्यू थी वो ड्रॉप हो गई 102 करोड़ से 57 करोड़ पर। बहुत सी प्लेसेस में मर्चेंट्स और ट्रेडर्स से थे वो रिफ्यूज़ कर रहे थे ट्रेड करने में, कि हम तिजारत नहीं करेंगे, हम बिजनेस नहीं करेंगे फॉरेन गुड के, या फाइनेंस जो है फाइनेंस फॉरेन ट्रेड है। तो बाइकआउट मूवमेंट स्प्रेड हुई, लोगों ने जो है बिगिन डिस्चार्जिंग जो इंपोर्टेड क्लोथ्स थे और वेयरिंग ओनली, सिर्फ इंडियंस पहनने के लिए। प्रोडक्शन इंडियन टेक्सटाइल मिल्स का और हैंडलूम्स का बहुत ऊपर गया। लेकिन ये मूवमेंट जो सिटी में ना ग्रेजुअली स्लो डाउन हो गई। वैरायटी ऑफ रीजन थी। एक तो खादी का जो कपड़ा है वो बहुत एक्सपेंसिव था, और जो मास प्रोडक्शन है मिल क्लॉथ की, और पुअर पीपल वो इन्हें अफोर्ड नहीं कर पाते थे। ठीक है। अब बाइकआउट जो ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस का, वहाँ पे भी एक प्रॉब्लम हुई। फॉर द मूवमेंट टू बिकम सक्सेसफुल, अल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशंस भी तो सेटअप करने पड़ेंगे ना, जो ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस की को रिप्लेस करेगा। तो द स्लो टू कम, और वो बहुत स्लो था। सो स्टूडेंट और टीचर्स जो है ना वो शुरू आस्ता आहिस्ता से गवर्नमेंट स्कूल्स और लॉयर्स जो है वो ज्वाइन करने लगे अपना काम और गवर्नमेंट कोर्ट्स, क्योंकि अल्टरनेटिव्स कम थे। ठीक है। अब देखो रेबिलियन, अब कंट्री साइड में क्या हुआ, सिटीज़ का तो हो गया। फॉर द सिटीज़ तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्प्रेड हुई। कंट्री साइड में यहाँ पे जो है ना ये ड्रू इनटू फोल्ड ऑफ स्ट्रगल्स था। फॉर पीजेंट्स और ट्राइबल्स के लिए ये अलग अलग मेजर्स में थे। ठीक है। विद जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री है वहाँ डिफरेंट टाइप से डेवलप हुई, जो ईयर ऑफ वॉर थे या उसके बाद भी। अवध में जैसे पीजेंट्स ने जो है, बाबा रामचंद्र एक सन्यासी थे जो हु हैड अर्लियर बीन टू फीजी, एक इंडेंचर लेबरर की तरह जो पहले थे। जो मूवमेंट जो थी ना हेयर वार, तालुकदार्स और जो लैंड लॉर्ड्स थे वो डिमांड कर रहे थे पीजेंट से हाई रेंट्स और वेराइटीज ऑफ अदर जो सेस टैक्सेस है ना। अब पीजेंट्स हैड टू डू बेगर एंड वर्क लैंडलॉर्ड फॉर्म विदाउट पेमेंट। तो टेनेंट्स और वर्कर्स की ये सिक्योरिटी इन इश्यूज, देखो यहाँ हमेशा जो है लोकल इश्यूज जो है वो साथ में उठाए गए। सत्याग्रह ऊपर से जो चला आ रहा है वहीं ऑल ओवर द कंट्री वैसा नहीं स्प्रेड हो। पीपल्स ने लोकल इश्यूज के खिलाफ भी सत्याग्रह किया। जो एक मेन जैसे वाइट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा है, कोई रेंट को लेकर, ठीक है, कोई हाई रेवेन्यू को लेकर, ठीक है, कोई जो है जस्टिस को लेकर, अलग अलग टाइप से, कोई जो है फॉरेस्ट राइट्स को लेकर। तो लोगों ने सत्याग्रह जो है ना अलग अलग टाइप से किया। ट्राइबल पीजेंट्स जो है उन्होंने इंटरप्रेट किया मैसेज ऑफ महात्मा गांधी के आइडिया ऑफ स्वराज को। ठीक है। जो टी और कॉफ़ी के जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर लेबरर थे, जो प्लांटेशन लेबरर थे, उन्होंने अलग तरीके से किया कि हमारी वेजेस कम है, लॉन्ग वर्किंग आवर्स है, लिविंग कंडीशंस जो अच्छी नहीं है। तो वो स्वराज उन्होंने समझा कि हमें आज़ाद करने के लिए, तो वो अलग अलग तरीके से, देखो स्वराज प्लांटेशंस में अलग तरीके से हुआ। ठीक है। लोगों को यहाँ से उठा के जो है फिजी में जा डाला गया, कैरिबियन में डाला गया, श्रीलंका में डाला गया प्लांटेशंस में, वहाँ उनकी लाइफ बड़ी स्ट्रगलिंग थी, तो उन्होंने अलग तरीके से उनको रिएक्ट किया। तो स्वराज का मीनिंग जो है वो अलग अलग टाइप है। अब टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1922 में महात्मा गांधी ने विड्रॉ कर दिया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। उन्हें लगा कि मूवमेंट जो है अब वॉयलेंट हो रही है बहुत सी चीज़ों की, और सत्याग्रह जो है प्रॉपरली ट्रेंड, अब सत्याग्रही जो लोग हैं ना उन्हें प्रॉपरली पहले ट्रेंड करना पड़ेगा, फिर जो है मूवमेंट डाली जाएगी। कि लोग जो मासेस हैं वो अभी रेडी नहीं है एक मास स्ट्रगल के लिए।
विद इन कांग्रेस भी कुछ लीडर नाउ ट्राइड कि मास स्ट्रगल और वांटेड टू पार्टिसिपेट। अब बहुत सारे लोग जो कांग्रेस के अंदर भी है ना, वो भी जो है मास स्ट्रगल्स में, वो भी जो इलेक्शंस में जो है, प्रोविंशियल इलेक्शन, जो काउंसिल इलेक्शंस हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1990 में सेटअप किए थे, उनमें जो है दोबारा से पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। उन्हें लगा कि इंपॉर्टेंट कि ब्रिटिश पॉलिसीज़ को हम लोग काउंसिल के अंदर रह के भी अपोज कर सकते हैं। उन्होंने ये आर्ग्यू किया कि रिफॉर्म और ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेट दैट ये काउंसिल जो है नॉट ओनली ये ट्रूली डेमोक्रेटिक नहीं है, बट विद इन दैट वी कैन, हम लोग डिबेट, हमको डिस्कशन, हम लोग वेरियस पॉलिसीज़ को लाकर जो है ये प्रॉब्लम्स को जो है वैसे हल कर सकते हैं। CR दास, मोतीलाल नेहरू जी ने स्वराज पार्टी बनाई विद इन द कांग्रेस और आर्ग्यू किया कि हम जो है काउंसिल में रिटर्न करेंगे। यंग लीडर नेहरू जी और बोस जो है, उन्होंने रेडिकल मास एजिटेशन और फुल इंडिपेंडेंस के को जो है सपोर्ट किया। अब इन सब सिचुएशंस में जो इंटरनल डिबेट और जो डाइसेशन थे दो फैक्टर्स में, अगेन इंडियन पॉलिटिक्स को शेप करेगा लेट 1920s में। ठीक है, फर्स्ट वाज कि वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन चल रहा था, एग्रीकल्चर प्राइसेस जो थे वो कम हो चुके थे, 1226 कोलैप्स हो चुके थे आफ्टर 1910। तो डिमांड एग्रीकल्चर गुड्स की कम हो गई थी, एक्सपोर्ट कम हो गया था, पीजेंट्स को डिफिकल्ट हो रहा था कि वो अपने हार्वेस्ट को बेचें हैं और अपना पे करे रेवेन्यू। बाई 1930s जो कंट्री साइड थी वो पूरी टर्मोइल में थी, फेमाइंस जो थे वो बहुत ज़्यादा थे, ठीक है, और लोग मर रहे थे। तो बैकग्राउंड एक न्यू टोरी गवर्नमेंट जो ब्रिटेन में है, सर जॉन सिमंस अंडर, वहाँ से एक स्टैट्यूटरी कमीशन जो सर जॉन सिमंस एक सेटअप की गई इन नेशनलिस्ट मूवमेंट के रिस्पॉन्स में। द कमीशन वाज टू लुक इनटू द फंक्शनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया और सजेस्ट करने के लिए कुछ चेंजेस। अब प्रॉब्लम वाज कि ये कमीशन में जो है एक भी, जो सीमन कमीशन है ना, फेमस सीमन कमीशन, इसमें इंडियन कंडीशंस के बारे में जो ओवरव्यू करने के लिए ये कमेटी भेजी गई और इसमें एक सिंगल इंडियन मेंबर नहीं था। ठीक है, जब सीमन कमीशन इंडिया में आई 1928 में, तो इसको स्लोगन के साथ गो बैक सीमन, ऐसे और सब पार्टीज, कांग्रेस इंक्लूडिंग जो मुस्लिम लीग है उसने भी जो है डेमोन्स्ट्रेशन किया इनके खिलाफ। और इन अफर टू विन दैम ओवर, जो वाइस रॉय लॉर्ड इरविन था उसने अनाउंस किया अक्टूबर 1929 में एक वेग ऑफर कि डोमिनियन स्टेटस जो है वो इंडिया को जो है दिया जाएगा अनस्पेसिफिक फ्यूचर में दिया जाएगा, एंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रखी जाएगी डिस्कस करने के लिए इंडिया का फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये सब चीज़ें कांग्रेस के लीडर्स को सेटिस्फाई नहीं किया। जो रेडिकल थे कांग्रेस के बीच में, जो नेहरू बोस जैसे थे, वो और असर्टिव होने लगे। जो लिबरल और मॉडरेट थे उन्होंने प्रपोज किया कि कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम जो है विद इन फ्रेमवर्क ऑफ, जो कि ब्रिटिश डोमेन के अंदर ही होना चाहिए। वो जो है ग्रेजुअली वो चीज़, जो डोमिनियन स्टेटस का जो नाम था ना, जो स्टेटस था, वो इन्फ्लुएंस जो है ख़त्म हो गया। अब लोग जो है, अब जो नए लीडर्स थे वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात करते, पूर्ण स्वराज की। तो दिसंबर 1929 में जो है, जो जवाहरलाल नेहरू के जो प्रेसिडेंटशिप के अंदर लाहौर कांग्रेस में जो है फॉर्मली जो डिमांड थी पूर्ण स्वराज या फुल इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, वो डिक्लेयर कर दिया गया। और ये डिक्लेयर किया गया 26 जनवरी 1930 वाज टू बी सेलिब्रेटेड एज इंडियाज इंडिपेंडेंस डे व्हेन द पीपल विल टेक प्लेज के वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे के लिए हम स्ट्रगल करेंगे। बट ये जो सेलिब्रेशन थी वो कुछ ही अटेंशन मिली। सो गांधी जी ने एक और तरीका निकाला इस आइडिया से रिलेट करने, जो आइडिया ऑफ फ्रीडम है टू बी मोर कंक्रीट इशू ऑफ एवरीडे लाइफ। तो यहाँ से जो है एक स्ट्रगल और निकलेगी, यहाँ से जो है साल्ट मार्च और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट निकलेगी। ठीक है, गांधी फाउंड इन साल्ट ए पावरफुल सिंबल दैट कुड यूनाइट द नेशन। देखो, गांधी को लगता था कि साल्ट जो है ना वो पुअर भी यूज़ करता है और रिच भी यूज़ करता है। ठीक है, अपर कास्ट भी यूज़ करती है, लोअर कास्ट भी यूज़ करती है। तो गांधी को लगा कि साल्ट एक ऐसी चीज़ है जो यूनाइट कर सकती है लोगों को अगेंस्ट ए कॉमन एनिमी, जो है कॉमन एनिमी जो क्या है, ब्रिटिश है। तो उसने जो है, गांधी जी ने क्या किया, एक लेटर सेंड किया इरविन को, वाइस रॉय जो थे, और उन्होंने स्टेट की उसमें 11 डिमांड्स, सम ऑफ देयर जो थे जनरल इंटरेस्ट और अदर जो थे कुछ स्पेसिफिक डिमांड थी जो डिफरेंट क्लासेस की थी, कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट से पीजेंट तक। तो आइडिया ये था कि ये डिमांड्स को जो है वाइड रेंज, ताकि सारी क्लासेस ये आइडियाज़, अब ये डिमांड वाइड रेंज क्यों रखेगी, ताकि जो सारी क्लासेस है विद इन जो इंडियन सोसाइटी हैं वो आइडेंटिफाई विद देम एंड एवरीवन जो है वो उन्हें एक कैंपेन के अंडर लाया जाए। ठीक है, गांधी का ऑल ऑफ वास की डिमांड की गई कि अबोलिश किया जाए जो नमक पे टैक्स है। ठीक है, अब साल्ट जो ऐसी चीज़ थी जो रिच पुअर सब लोग यूज़ करते थे, जो एक एसेंशियल आइटम था फूड का। तो गांधी जी को लगता था कि जो टैक्स है सोल्ट पे, या जो गवर्नमेंट की या मोनोपली है उसकी प्रोडक्शन पे, तो महात्मा गांधी ने ये डिक्लेयर किया कि जो रिवेल्ट के जो मोस्ट ऑपरेसिव फेस ऑफ ब्रिटिश रूल,
महात्मा गांधी ने डिक्लेयर किया कि ये सबसे बुरा, जो सबसे ओप्रेसिव फेस है ब्रिटिश रूल का, कि महात्मा गांधी का जो लेटर था वाज एन एक अल्टीमेटम दिया गया कि अगर तुमने ये डिमांड्स फुलफिल नहीं की भाई 11 मार्च, ये लेटर स्टेट करता है कि कांग्रेस वो एक सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन लॉन्च करेगी, और इरविन अब अनविलिंग टू नेगोशिएट। सो महात्मा गांधी ने क्या किया, उसने अपनी फेमस जो है साल्ट मार्च शुरू की, जो अपने 78 जो ट्रस्टेड वॉलेंटियर्स थे, ये मार्च जो है 240 किलोमीटर चली गांधी जी के आश्रम साबरमती से जो कोस्टल टाउन है दांडी का वहाँ तक। जो वॉलेंटियर ने उन्होंने 24 दिन तक जो है 10 किलोमीटर चले, और थाउजेंड्स जो है वो आए भी महात्मा गांधी को सुनने जब वो रुकते थे। अब ही टोल्ड देम व्हाट ही मेंट बाय स्वराज, उन्होंने स्वराज का मतलब समझाया और लोगों को अर्ज किया कि वो पीसफुली जो है डिफाई करें ब्रिटिश के रूल को, पीसफुली जो है गवर्नमेंट के ब्रिटिश के खिलाफ लड़ें, ठीक है। अब जो है अप्रैल 6 पे वो पहुंचते हैं दांडी में और सेरेमोनली जो है वायलेट करते हैं लॉ को, मतलब और मैन्युफैक्चर करते हैं क्या सॉल्ट को क्या बॉयल करके सी वाटर, ठीक है। तो ये जो है ना दिस मार्क क्या एक बिगिनिंग, शुरुआत थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। और हाउ वाज दिस मूवमेंट, अब ये मूवमेंट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से डिफरेंट कैसे थी, देखो पीपल जो थे अब उन्हें कहा गया क्या कि वो रिफ्यूज़ करते, नॉन कॉपरेशन में तो रिफ्यूज़ किया गया ना, यहाँ पे जो है यहाँ पे कहा गया कि टू ब्रेक द कॉलोनियल लॉ। अब थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री में जो है वो साल्ट लॉ को तोड़ने लगे, अपना नमक खुद बनाने लगे और डेमोन्स्ट्रेट करने लगे, गवर्नमेंट की सॉल्ट फैक्ट्री के सामने दिखाने लगे। जैसे ये मूवमेंट स्प्रेड हुई तो फॉरगन क्लोथ्स जो थे वो फिर बाइकआउट हुए, लिकर शो फिर पिकेट हुई, पीजेंट्स जो है उन्होंने रेवेन्यू देना मना कर दिया, चौकीदारी टैक्स देना मना कर दिया, विलेज ऑफिसर्स ने रिज़ाइन कर दिया, और बहुत सारी प्लेसेस में जो फॉरेस्ट पीपल थे उन्होंने भी फॉरेस्ट लॉ को वायलेट किया और गोए रिजर्व फॉरेस्ट में जाने लगे लकड़ियाँ और कैटल्स को चराने के लिए। तो क्या था, नॉन कॉपरेशन में कोई कॉपरेट नहीं करना, यहाँ पे जो है लॉज जो ब्रिटिश के द्वारा दिए गए कानून है उनको तोड़ा गया। अब इन डेवलपमेंट से परेशान होकर कॉलोनियल गवर्नमेंट ने जो है कांग्रेस लीडर्स को एक बाय एक करके अरेस्ट करने लगे, और इससे जो है वॉयलेंट क्लैशेस होने लगे बहुत सी जगहों पे जो है, क्योंकि लोग नाराज़ हो गए ना। जैसे जब अब्दुल गफ़ार खान को एक डिवोट जो महात्मा गांधी का एक बड़ा मतलब जो डिसाइपल था, उनको अरेस्ट किया गया अप्रैल 1930 में, और एक एंग्री क्राउड ने क्या किया, डेमोन्स्ट्रेट किया, पेशावर की गलियों में जो है निकल पड़े, और जो है अब आर्मड कार्स उनके सामने आई, पुलिस फायरिंग करने लगी तो बहुत सारे लोग मरे। मंथ लेटर जब महात्मा गांधी खुद अरेस्ट हो गए तो इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो शोलापुर में थे उन्होंने पुलिस पोस्ट पे अटैक किया, म्यूनसिपलिटी बिल्डिंग्स, लॉ कोर्ट्स, रेलवे स्टेशंस। तो ये सारे स्ट्रक्चर जो ब्रिटिश सिंबल को जो है ना जो सिंबलाइज करते हैं ब्रिटिश रूल को, तो अब फ्राइटेंड गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा, ब्रूटली डरी हुई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, उन्होंने रिप्रेस करना था इनको। जो पीसफुल सत्याग्रही थे उन पे भी अटैक किया गया, वुमेन चिल्ड्रंस जो है वो बुरी तरह मारे गए, 1 लाख पीपल जो है अरेस्ट किए गए। अब इस सिचुएशन में महात्मा गांधी को ने फिर डिसाइड किया कि इसको मूवमेंट को कॉल ऑफ करने का, और पैक्ट में इंटर हुए किसके, इरविन के बीच में, जो फेमस इरविन गांधी पैक्ट जिसको जाना जाता है। अब गांधी जी ने कंसेंटेड किया, वो पार्टिसिपेट, गांधी जी ने माना कि वो राउंड टेबल में पार्टिसिपेट करेंगे। जो पहले राउंड टेबल में तो कांग्रेस ने बाइकआउट कर दिया था, दूसरे राउंड टेबल में लंदन में, और द गवर्नमेंट एग्रीड कि वो रिलीज करेंगे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को, और इन रिटर्न जो है उन्होंने एग्री किया। गांधी जी लंदन गए कॉन्फ्रेंस में मिलने के लिए, लेकिन नेगोशिएशन ब्रेकडाउन नहीं हुई और वो डिसअपॉइंटेड वापस आए। बैक इन इंडिया ही उन्होंने ये डिस्कवर किया कि गवर्नमेंट ने एक नई साइकिल ऑफ रिप्रेशन जो है शुरू कर लिया। जो गफ़ार खान है, जवाहरलाल नेहरू है, वो दोनों जेल में, और कांग्रेस जो है वो इलीगल डिक्लेयर कर दी गई, और सीरीज ऑफ मेजर्स जो है इम्पोज किए गए प्रिवेंट करने भी, कोई भी मीटिंग, कोई भी डेमोन्स्ट्रेशन, ये सब बाइकआउट्स को। अब इस सारे ग्रेट जो एप्रीहेंशन जो ब्रिटिश कर रही थी जो है ना, गांधी जी ने रीलॉन्च की सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फॉर अवर ईयर। जब मूवमेंट कंटिन्यू रही बट 1934 में ये मोमेंट नहीं पकड़ा और ख़त्म हो गई। अब हाउ पार्टिसिपेंट्स ऑफ दिस मूवमेंट, देखो लोगों ने कैसे इस मूवमेंट को देखा। देखो कंट्री साइड में जो रिच पीजेंट कम्युनिटीज़ थी, जैसे पाटीदार हैं गुजरात के या जाट्स हैं उत्तर प्रदेश के, वो एक्टिव थे इस मूवमेंट में। वो प्रोड्यूसर थे, कमर्शियल बीइंग ए प्रोड्यूसर ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स, इनको बहुत ज़ोर से जो है डिप्रेशन, जो ट्रेड डिप्रेशन और प्राइस जब गिरे थे डिप्रेशन के दौरान, उन्हें बहुत ज़ोर का धक्का लगा था, क्योंकि उनकी जो कैश इनकम थी वो एकदम गायब हो गई थी, और इन्हें इम्पॉसिबल लग रहा था कि गवर्नमेंट के रेवेन्यू को कैसे पे करें। ठीक है, एंड द रिफ्यूजल ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू वो था कि रिड्यूस करें हमारे रेवेन्यू डिमांड्स, और वाइड स्प्रेड रिजेंटमेंट हुआ। मैंने आपको बताया भी था, जब भी कोई सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या सत्याग्रह हुआ है तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीक़ों से लड़ा है। ट्राइबल्स ने फॉरेस्ट में एंट्री करके, वहीं पीजेंट्स ना देकर, बड़े ज़मींदार ने प्रोटेस्ट किया रेवेन्यू ना पे करके, अलग अलग तरीक़ों से लोग लड़े।
कोई कास्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ा है इस मौके पे। तो रिच पीजेंट्स जो हैं वो बड़े इंथ्यूजियास्टिक थे सपोर्ट को, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को, और अपोज कर रहे, ऑर्गेनाइज कर रहे थे कम्युनिटीज़ में और फोर्स कर रहे थे रिलक्टेंट मेंबर को भी पार्टिसिपेट करें ऐसी बाइकआउट मूवमेंट में। जो पुअर पीजेंट थे वो इंटरेस्टेड नहीं थे रेवेन्यू डिमांड्स में। बहुत से जो स्मॉल टीनेट्स या कल्टिवेबल लैंड थे वो उन्होंने रेंट की हुई थी ये ज़मीनें लैंडलॉर्ड से। जैसे ही डिप्रेशन जो कंटिन्यू रहा तो कैश जो है, इनकम जो है वो बहुत कम हो गई और स्मॉल टेनेंट्स को भी डिफिकल्ट हो रहा था ये पे करने में। तो कहीं ना कहीं ये मूवमेंट जो है ना ग्रेट डिप्रेशन से भी जो है इंटरकनेक्टेड है। बहुत सारे लोगों की जो है ना ये डिप्रेशन के दौरान जो है लाइफ जो है बहुत मिजरी में चलेगी। बहुत सारे लोगों पे बहुत सारे जुल्म किए गए ब्रिटिश रूल ने। तो ठीक है, तो ये मूवमेंट जो थी ना, जो सिविल डिसोबीडियंस जो मूवमेंट थी, इसने कहीं ना कहीं इन लोगों का वो गुस्सा जो है ना बाहर निकालने का ना वो एक उनको एक वे मिला जो गांधी जी ने प्रोवाइड किया। ठीक है, ओके। तो इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास, देखो इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में जो है इन लार्ज नंबर डिड नॉट पार्टिसिपेट इन लार्ज नंबर। क्यों? एक्सेप्ट कुछ नागपुर का रीजन, एज द इंडस्ट्रियल केम क्लोजर टू कांग्रेस, जो वर्किंग है स्टेड अलूफ। बट इन स्पाइट ऑफ दैट कुछ वर्कर्स जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, लेकिन सेलेक्टिवली जो है बहुत कम रहे थे। ठीक है, ठीक है, क्योंकि पिछली बार के रीजंस की जो सत्याग्रह जो है बीच में रोक दिया था उसकी वजह से बहुत लोग नाराज भी थे। अनदर इंपॉर्टेंस जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का ये है कि यहाँ लार्ज स्केल वुमेन पार्टिसिपेशन हुआ है। ड्यूरिंग गांधी जी के जो साल्ट मार्च के थाउजेंड्स ऑफ वुमेन्स जो है वो अपने घरों से निकली और उनको सुना, वो पार्टिसिपेट किया, जो प्रोटेस्ट मार्चेज है, मैन्युफैक्चर किया साल्ट, और जो है पिकेटिंग में फॉरगन क्लोथ्स और लिकर शॉप की, बहुत सारी जेल में भी गई। इन अर्बन एरियाज़ में ये वुमेन्स जो है हाई कास्ट फैमिली के खिलाफ लड़ी हैं। रूरल एरियाज़ में रिच पीजेंट हाउस होल्ड के खिलाफ, जो मूव्ड बाई गांधी कॉल के टू सी सर्विस टू द नेशन एज ए सेक्रेड ड्यूटी, के नेशन की सर्विस जो है ना एक सेक्रेड ड्यूटी है वुमेन की, गांधी जी ने कहा था। येट जो इंक्रीज पब्लिक रोल था वो नेसेसरली जो है डिड नॉट मीन कि कोई रेडिकल चेंज आ गया था रातों रात पोजीशन ऑफ वुमेन वाज। गांधी वाज कंसीव कि ये ड्यूटी है वुमेन्स की कि वो अपने घर को देखें और अपनी हेल्थ की, और एक अच्छी माँ बने और अच्छी वाइफ बने। गांधी जी वाज ए पैट्रियार्क टू बी ऑन, अगर हमें नेटशल में देखना है तो। एज फॉर लॉन्ग टाइम जो कांग्रेस थी वो रिलक्टेंट थी वुमेन्स को अलाउ करने की कोई भी पोजीशन जो है या अथॉरिटी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो है कांग्रेस भी नहीं दे रही थी। इट वॉज कीन ओनली देयर, एक ऐसे सिम्बॉलिक प्रेजेंस के लिए थे वो। दे वर नॉट कीन इन गिविंग द वुमेन्स एनी पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट पोजीशन। ठीक है, तो लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस में देखो, नॉट ऑल जो सोशल ग्रुप्स थे वो जो है कंसेप्ट ऑफ स्वराज से जो है वो अट्रैक्टेड थे। कुछ ग्रुप्स ये भी थे जिन्हें जैसे वाज द नेशंस अनटचेबल, वन सच ग्रुप वाज द नेशंस अनटचेबल, जिनको जो है वो अराउंड 1930 वो कॉल देमसेल्फ, अपने आप को दलित या ऑप्रेस्ड कहने लगे। फॉर लॉन्ग कांग्रेस ने इग्नोर कर दिया था इन दलित को, फिर वो अब सनातनीज को जो है कहीं वो ऑफेंड ना कर दे। ठीक है, कहीं ना कहीं जो है उन्होंने दलित्स को ध्यान नहीं दिया, जो कंजर्वेटिव हाई क्लास हिंदूज थे। बट महात्मा गांधी ने डिक्लेयर किया कि स्वराज जो है वो नहीं मिलेगा जब फॉर 100 ईयर्स, जब तक कि अनटचेबिलिटी जो है, अनटचेबिलिटी जैसी चीज़ को जो अगर हम सोसाइटी से अपने जो है मिटा नहीं देते, अगर वो नहीं मिटेगी तो स्वराज हमें 100 साल तक नहीं मिलेगा। तो उन्होंने अनटचेबल्स को हरिजन कहा या फिर चिल्ड्रन ऑफ और गॉड के, खुदा के बच्चे, और ऑर्गेनाइज किया सत्याग्रह कि सिक्योर किया जा सके उनकी एंट्री टेम्पल्स में, अक्रॉस पब्लिक वेल्स, टैंक्स, रोड्स, सिंबल्स, जहाँ जहाँ से उनको रोका गया था। उन्होंने खुद ही हिमसेल्फ क्लीन्ड टॉयलेट टू डिग्निफाई द वर्क, के जो भंगीज का काम है जिन्हें बहुत गंदा काम माना जाता था, गांधी जी ने खुद टॉयलेट्स जो है कहा साफ़ किए, ताकि ये करने के लिए कि ये एक ऑनरेबल काम है, अपने इस काम को डिग्निफाई करने के लिए। और अपर क्लास को ये परस्यूट किया कि वो अपने दिलों को चेंज करें और गिव अप जो सिन ऑफ अनटचेबिलिटी है। लेकिन बहुत सारे दलित लीडर्स जो थे उनके डिफरेंट पॉलिटिकल सोल्यूशन से अपनी कम्युनिटी के लिए प्रॉब्लम्स को लेकर, ठीक है, उन्होंने अपने ऑर्गेनाइज किया, अपने आप को डिमांड की कि रिजर्व सीट मिलनी चाहिए। वन ऑफ द की लीडर इन दिस इज अम्बेडकर। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, इलेक्शन में उनको रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। ठीक है, तो डिफरेंट उनके आइडियाज़ थे। ठीक है, सिमिलरली क्या था कि
इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड सेपरेट इलेक्टोरेट मिलनी चाहिए दलित मेंबर्स को चूज करने के लिए लेजिस्लेटिव काउंसिल में। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट दे बिलीव के वुड नॉट रिजोल्व, वो कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट जो है उनकी प्रॉब्लम रिजोल्व कर सकती है। ये सोशल डिसेबिलिटीज़ दलित ने पार्टिसिपेट किया, दलित की जो पार्टिसिपेशन थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में वो बहुत कम थी, पर्टिकुलरली जो महाराष्ट्र और नागपुर रीजन्स में था जहाँ ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वाज क्वाइट स्ट्रॉन्ग। जहाँ देखो इन एरियाज में, महाराष्ट्र के एरियाज में ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत क्वाइट स्ट्रॉन्ग थी, बट स्टिल दे डिड नॉट पार्टिसिपेट एट ए वेरी नाइन। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, उन्होंने ऑर्गेनाइज किए थे दलित एक डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन 1930 में, जो क्लैश कर रही थी महात्मा गांधी की जो है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। वो डिमांड कर रहे थे अपने के लिए इलेक्टोरल सेपरेट इलेक्टोरेट, जो गांधी जी बोल रहे थे ये जो है और सोसाइटी में डिवीजन डालेगा, गांधी जी उसके खिलाफ थे। ब्रिटिश ने कंसीड भी की इनकी डिमांड्स जो हैं। कब कंसीड की? 19 कब की? तो जब ब्रिटिश ने देखो ये जो डिमांड्स है ना इनकी कंसीड की कि सेपरेट इलेक्टोरेट की, तो गांधी जी फास्ट ऑन टू डेथ पे चले गए। उन्हें लगा कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट है दलित को, वो इनकी प्रोग्रेस को और स्लो डाउन कर देंगे और इनकी सोसाइटी में इंटीग्रेशन को रोक देंगे। अब गांधी जी ने, अम्बेडकर ने अल्टीमेटली एक्सेप्ट कर लिया गांधी जी की पोजीशन, और रिजल्ट हुआ पूना पैक्ट का जो सितंबर 1932 में हुआ। इसने जो है डिप्रेस्ड क्लास, जो लेटर जिनको शेड्यूल कास्ट कहा जाता था, जिनको रिजर्व सीट मिली इन प्रोविंशियल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, बट उन्हें वोट किया जाएगा जनरल इलेक्टोरेट से। मतलब कि जो दलित मूवमेंट है हो एवर कंटिन्यू टू बी अप्रहेंसिव बाई कांग्रेस लेड नेशनल मूवमेंट, क्योंकि और फिर वहीं कुछ मुस्लिम जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी इंडिया में, वो भी लूक वर्म थी इन प्रपोजल की सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। जैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट डिक्लाइन हुआ ना, तो जो लार्ज सेक्शन ऑफ मुस्लिम थे वो फेल्ट एलाइनेटेड फ्रॉम कांग्रेस। उन्हें लगा कि फ्रॉम मिड 20th सेंचुरी कांग्रेस जो है वो मोर एक दिख रही थी कि हिंदी रिलीजियस जो है नेशनलिस्ट ग्रुप, जैसे हिंदू महासभा थी, तो जो रिलेशनशिप बिटवीन हिंदू और मुस्लिम का था वो और ख़राब हो गया था। और जो ईच कम्युनिटी ऑर्गेनाइज की गई थी वो रिलीजियस प्रोसेशन जो मिलिटेंट फेवर थे, जो हिंदू मुस्लिम प्रोवोकिंग कम्युनल क्लैश हो रहे थे, राउट्स हो रहे थे बहुत सी सिटीज़ में, और ये राउट्स जो वेरियस सिटीज़ में हो रहे थे ना, ये और डीपन कर रहे थे जो इनके बीच की जो डिस्टेंस था और दूर कर रहे थे इन दो कम्युनिटीज़ को। अब कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने मेड एफर्ट टू अब कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने निगोसिएशन तो बहुत की है ना, और इन 1927 इट अपेयर्ड कि सच ए यूनिटी कुड नो लॉन्गर बी कुड बी फोर, और 1927 में एक टाइम पे लगा भी कि शायद ये यूनिटी बन सकती है। जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस ओवर द क्वेश्चन ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन फ्यूचर असेंबली दैट विल बी इलेक्टेड। अब मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं, जो मुस्लिम लीग के एक लीडर थे, वो विलिंग टू गिव अप द डिमांड ऑफ सेपरेट। अब वो जो है सेपरेट इलेक्टोरेट जो 1919 में मिले थे, वो उसकी डिमांड को गिव अप कर रहे थे, अगर मुस्लिम को ये अश्योर किया जाए कि उन्हें रिजर्व सीट मिलेगी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, और रिप्रेजेंटेशन जो है पोर्शन टू पॉपुलेशन जो पाकिस्तान डोमेन है, बंगाल और पंजाब में मिलेगी। अब निगोसिएशन जो क्वेश्चन था ये जो है ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस, बट होप लोगों को लगा था कि ये ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में जो है सोल्व हो जाएगा, है ना। और इन 19 डिसअपियर जब मिस्टर जयशंकर ऑफ हिंदू महासभा स्ट्रांगली अपोज किया इस एफर्ट को, जो कॉम्प्रोमाइज़ करने की एफर्ट जो की जा रही थी कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग के। जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो एक एटमॉस्फेयर ऑफ क्या था, सस्पिशन और डिस्ट्रस्ट था कम्युनिटीज़ के बीच में। जो अलाइनेटेड जो लोग कांग्रेस से दूर थे, जो लार्ज सेक्शन ऑफ मुस्लिम थे, उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया जब यूनाइटेड स्ट्रगल की कॉल आई। तो बहुत सारे मुस्लिम लीडर और इंटेलेक्चुअल ने वो एक्सप्रेस किया कि कंसर्न कि स्टेटस ऑफ मुस्लिम क्या होगा एक एज ए माइनॉरिटी ग्रुप इंडिया में। उन्हें फेयर हुआ जो उनकी कल्चर और आइडेंटिटी है माइनॉरिटीज़ की, वो सबमर्ज कर दी जाएगी अंडर द डोमिनियन ऑफ हिंदू मेजोरिटी। जो हिंदूज़ की मेजोरिटी है उसके अंदर कहीं ना कहीं जो मुस्लिम्स हैं उनकी आइडेंटिटी, उनका कल्चर, उनका जो है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ख़त्म हो जाएगा। अब जो सीन ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग है ना, देखो कलेक्टिव बिलोंगिंग, देखो जो नेशनलिज्म स्प्रेड हुआ, जब पीपल जो उन्होंने बिलीव करने लगे कि वो एक सेम नेशन का पार्ट है, जब उन्होंने डिस्कवर किए कुछ यूनिटी जो उन्हें बाइंड, जो उन्हें एक दूसरे से जोड़ती है। अब बट हाउ डिड द नेशन बिकम ए रियलिटी इन द माइंड, कैसे लोगों के माइंड्स में ये नेशन जो है, जो एक आइडिया ही था, वो कैसे रियलिटी में तब्दील हुआ, एक आइडिया रियलिटी में कैसे तब्दील हुआ, हाउ डिड। अब देखो हाउ डिड पीपल, जो कैसे लोग डिफरेंट कम्युनिटीज़ और रीजन और लैंग्वेज की डेवलप की एक सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। यूरोप में तो नहीं हुई है, तो इंडिया में कैसे हुआ। जो सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग है ना, वो पार्टली इस एक्सपीरियंस जो हमने
मिलकर जो यूनाइटेड एक साथ जो स्ट्रगल की ना कॉलोनियल पावर के दौरान, है ना, कॉलोनियल फोर्सेस के खिलाफ जो हमने अपोजिशन में जो लड़ी ना, है ना, इसने कहीं ना कहीं जो है, बट वहाँ वेराइटीज़ ऑफ कल्चरल प्रोग्रेस हुए ये इस दौरान, और नेशनलिज्म ने जो लोगों की इमेजिनेशन को कैप्चर किया, हिस्ट्री और फ्रिक्शन, फोकलोर, सॉन्ग्स, जो पॉपुलर प्रिंट, सिंबल्स, ये सब ने जो है एक पार्ट प्ले किया है नेशनलिज्म में, है कि नहीं। कैसे, जो आइडेंटिटी देखो, जैसे ये बहुत सारे देखो ना, द आइडेंटिटी ऑफ ए नेशन एज यू नो चैप्टर 1 में इज मोस्ट ऑफन सिंबलाइज की जाती है फिगर और या इमेज में। हमने यूरोप के केस में देखा था, एक फिगर या इमेज में जो है डिस्क्राइब करने लगे डिफरेंट काइंड्स ऑफ नेशनलिटीज, है ना, हुए कि नहीं। तो इसने हेल्प किया एक इमेज क्रिएट करने के लोगों के माइंड में, एक आइडेंटिटी नेशन की। 20th सेंचुरी में जब नेशनलिज्म का ग्रो हुआ, आइडेंटिटी ऑफ इंडिया जो है वो विजुअलाइज करने लगी इमेज ऑफ ए भारत माता। ये इमेज जो है पहले बिक्रम चंद्र चट्टोपाध्याय ने पहली बार बनाई थी, ठीक है, और 1970s में ही रोट वंदे मातरम, एक हम्स मदरलैंड के लिए, अपने के लिए। लेटर इट इंक्लूडेड जो नोवेल में आनंद मठ के जो नोवेल है वहाँ में भी जो इसको अटैच किया गया। और ये बहुत ज़्यादा स्वदेशी मूवमेंट जब बंगाल हुआ तो 1905 में जब पार्टीशन हुआ तो उसके दौरान भी बहुत गाई गई थी भारत माता। एक स्पिरिचुअली जो है ना, लोग स्पिरिचुअली भी तो कलेक्ट करने चाहिए, किसी आइडियाज़ के साथ कैसे फिजिकली इमोशनली किसी तरीके से तो कनेक्ट करना चाहिए। जो आइडिया ऑफ नेशनलिज्म जब डेवलप हुआ और मूवमेंट्स जो रिवाइव हुई, तो इंडिया की फोकलोर्स, बहुत सी पुरानी कहानियाँ, बहुत सी मिथोलॉजिकल स्टोरीज, बहुत सी चीज़ें जो है वो अटैच की गई, ताकि लोगों को जो है, लोगों को प्राउड फील हो अपने एंशिएंट कल्चर पे, कि जो ब्रिटिश ने इतने सालों से बताया गया कि ये एक कल्चर नहीं है, ये बारबेरियन है, इनकी कोई हिस्ट्री नहीं। वो लोगों ने ट्राइड, वो टेल्स और वो कहानियों में वो पिक्चर करने लगे, अपने ट्रेडिशंस पे प्राउड करने लगे, और उन्हें लगा कि ये करप्ट और डैमेज की गई हैं आउटसाइड फोर्सेस ने, हमारा कल्चर बहुत अच्छा था। तो ये फोकलोर्स, ये ट्रेडिशंस, ये गाने, जैसे बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर ने हिमसेल्फ बिगिन कलेक्टिंग बैलाड्स, नर्सरी राइम्स और मिथ्स और लीड टू मूवमेंट, एक हुआ ना, एक पीपल स्टार्टेड टू कनेक्ट टू देयर एंशिएंट, कि ये हमारा नेशन कभी एक सोने की चिड़िया था, लोग नहीं कहते गोल्डन बर्ड, तो इन लोगों ने आके ख़राब किया है। तो लोगों के माइंड्स लोगों से माइंड स्टार्टेड टू चेंज। ओके, एक नेशनल आइडेंटिटी का जो पिक्चर है वो दिमाग में वो कैसे आएगी। फर्स्ट देखो ना, इफ़ यू वॉन्ट रिस्पेक्ट समथिंग, हाउ वुड यू प्रोटेक्ट समथिंग। देखो ना, आप किसी के लिए जो है मौत तक इसलिए लड़ेंगे ना, इफ़ यू रिस्पेक्ट, तो रिस्पेक्ट फॉर द कल्चर स्टार्ट हुआ ना। अब एक और मीनिंग था क्रिएशन ऑफ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, तो वो था री इंटरप्रिटेशन हिस्ट्री का हुआ। जो एंड ऑफ 19th सेंचुरी बहुत से इंडियंस ये फील कर रहे थे कि एक सेंस ऑफ प्राइड, लोगों के अंदर एक प्राइड, एक इज्जत, एक फ़ख्र पैदा करने के लिए इंडियन हिस्ट्री का। तो ब्रिटिश ने जो है इंडिया को एज एक बैकवर्ड और प्रिमिटिव बता दी, इनकेपेबल ऑफ गवर्निंग, जिन पे हुकूमत की नहीं जा सकती। इन रिस्पॉन्स इंडिया ने जो है अपने पास्ट की तरफ देखना शुरू किया, हमारी ग्रेट अचीवमेंट्स। उन लोगों ने जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने लिखा जो ग्लोरियस डेवलपमेंट एंशिएंट टाइम्स में, जो आर्ट और आर्किटेक्चर, जो अशोकन पिलर्स, जो रिलीजन, जो कल्चरल, जो लॉ, जो फिलोसफीज़, जो कौटिल्य, यानी इन सारी चीज़ों के बारे में लिखा और लोगों को बताया, और लोगों ने लगा कि हाँ इंडिया वाज वंस ये था तो हम दोबारा भी हो सकते हैं। तो ये एफर्ट किए गए यूनिफाई करने के लिए लोगों को, पीपल, ठीक है। देखो द एफर्ट्स टू लोगों को यूनिफाई करने के लिए बिना प्रॉब्लम्स के तो नहीं हुआ। जब पास्ट को ग्लोरीफाई किया गया, वो हिंदू, पास्ट बीइंग ग्लोरीफाइड वाज हिंदू, और जब इमेजेस सेलिब्रेट किए जाने लगे वो हिंदू आइकोनोग्राफी से हुए, तो बाकी लोगों को, कम्युनिटीज़ को क्या लगा कि बाकी कम्युनिटीज़ को तो एक्सक्लूड कर दिया गया ना। भारत माता से लेकर जितने भी जो पास्ट एंशिएंट टाइम्स थे, वैदिक चीज़ें थी, या फिर को आर्किटेक्चर था, वो टेम्पल आर्किटेक्चर, ये सारे हिंदू से कनेक्ट करने लगे। कहीं ना कहीं जो बुद्धिज़्म, क्रिश्चियनिटी, मुस्लिम्स कम्युनिटीज़ थी, दे स्टार्टेड टू फील द आउटसाइड। तो यही है ना, ये सब देखो ना, कंक्लूजन में क्या कहता है, ये जो ग्रो कर रहा था गुस्सा लोगों का कॉलोनियल गवर्नमेंट के खिलाफ, इसी चीज़ ने तो बहुत से ग्रुप्स को एक साथ लाया, बहुत सी क्लासेस ऑफ इंडिया को एक साथ लगाया, एक कॉमन स्ट्रगल के लिए, ब्रिटिश के लिए। तो फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी तो कांग्रेस ने लीडरशिप के अंदर, महात्मा गांधी की लीडरशिप के अंदर यही सारी ग्रीवियंस को एक चैनल के थ्रू जो है एक ऑर्गेनाइज मूवमेंट बनाने की शुरू की, मूवमेंट और इंडिपेंडेंस के लिए। ये ही मूवमेंट जो नेशनलिस्ट है, इसी ने तो नेशनल यूनिटी को फोर्ज किया आपस में।
हमने देखा कैसे डाइवर्स ग्रुप्स क्लासेस पार्टिसिपेट किए इस मूवमेंट में, बहुत सारे वेरियस एस्पायरेशन में। ट्राइबल पीपल वेयर फाइटिंग फॉर देयर ओन फॉरेस्ट राइट, तो कहीं पीजेंट्स जो अपने रेंट, उनके इंटरेस्ट डिफरेंट है, लेकिन वो लड़ एक कॉमन एनिमी के खिलाफ नहीं, दैट इज ब्रिटिश। देखो ना कॉलोनियल रूल, देखो फ्रीडम फ्रॉम कॉलोनियल रूल जो है वो डिफरेंट था डिफरेंट लोगों के लिए। कांग्रेस जो है वो कंटिन्यू टू अटेम्प्ट कर रही थी ये डिफरेंसेस को कम करने के लिए, इंश्योर करने के लिए कि डिमांड एक ग्रुप की दूसरे ग्रुप से अलग ना हो। दिस इज प्रिसाइजली वाई द यूनिटी विद इन द मूवमेंट ऑफन ब्रोक डाउन। इसी वजह से बहुत सारी जो है यूनिटी टूटी भी है, क्योंकि लोग डिफरेंट इंटरेस्ट के लिए लड़ रहे थे ना, चाहे लड़ एक कॉमन एनिमी के खिलाफ रहे थे, लेकिन उनके इंटरेस्ट डिफरेंट थे। तो कांग्रेस वांटेड दैट दे शुड हैव ए सिंगल इंटरेस्ट टू बी द इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंस शुड बी द सोल पर्पस। ठीक है, अब जो हाई पॉइंट था कांग्रेस एक्टिविटीज़ का वो था नेशन की यूनिटी एक कर रहा है, और वो फेज वाइज मैनर्स में डिसयूनिटी और इनर कन्फ्लिक्ट थे बिटवीन ग्रुप्स। इन अदर वर्ड जो है ना, कांग्रेस जो है ये एक एक्चुअली इंडिया वाज एक एमर्जिंग एज ए नेशन, और मैनी बहुत सारी वॉइसेस जो हैं वो चाहती थी कि हमें फ्रीडम मिले। ठीक है, ओके, इस डिफरेंट ग्रुप्स हैड डिफरेंट आइडेंटिटी बट दे हैड ए कॉमन एनिमी एंड दैट इज ब्रिटिश। इस तरीके से जो राइज ऑफ नेशनलिज्म हुआ और इस तरह से एक नेशन स्टेट का आकार बना, कॉमन एनिमी की वजह से जो है डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट ट्रेडिशन, डिफरेंट सेट ऑफ पीपल विद डिफरेंट रिलीजन जो है वो लोग एक कंट्री बना पाए, जो कि मुमकिन नहीं हुआ यूरोप में। यूरोप हैज़ डिफरेंट एनिमीज एट द सेम टाइम, दे डोंट हैड ए कॉमन गोल। इकोनॉमिक सोशो पॉलिटिकल कंडीशंस वे डिफरेंट, सो इन दीज कंडीशन जो राइज हुआ एक नेशन का। ओके, यहीं तक रखते हैं, थैंक यू।